चलो नेक्स्ट लाइन, हेडिंग डालते हैं नई, एवरेज डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी एंड इंटेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एवरेज एनर्जी डेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और इसमें लिखिए, हेडिंग डाल ली सबने, लिखो, इन केस ऑफ ईएम वेव्स, इन केस ऑफ ईएम वेव्स energy gets transferred from one point to another, in the form of electric field and magnetic field, in the form of electric field and magnetic field। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो वो एनर्जी किस फॉर्म में लेकर जा रही हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, तो इसलिए यही लिखवाया गया है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, फुल स्टॉप। हेंस एवरेज एनर्जी डेंसिटी, हेंस एवरेज एनर्जी डेंसिटी कैन बी गिवन बाय, ठीक है। तो एक तो याद करो, आपने जब इलेक्ट्रो पढ़ा होगा तो इलेक्ट्रो में आपने एनर्जी डेंसिटी पढ़ी थी, हाँ, क्या होती थी बोल, ईडी हाफ एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। मैग्नेटिज्म में भी पढ़ा होगा, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, याद आ गया। तो मैग्नेटिज्म के अंदर जो आपने एनर्जी डेंसिटी पढ़ी और जो इलेक्ट्रो में आपने एनर्जी डेंसिटी पढ़ी, क्या दोनों अलग अलग है? बिल्कुल अलग है। तो जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का लिख रहे हैं तो क्या दोनों को ऐड कर दिया जाए? एनर्जी इज अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, सोच रहे हो? एनर्जी स्केलर होती है बेटा, है ना? वेरी गुड। तो हम लोग जब टोटल लिखते हैं, टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो इट विल बी द सम ऑफ व्हाट? बोलो, एनर्जी डेंसिटी कौन सी वाली? इलेक्ट्रिकल वाली। यार बातें क्यों कर रहे हो? क्या हो गया पीछे? ताके क्यों होया? कुछ नहीं होता, फिर बातें क्यों होता? प्लस एनर्जी डेंसिटी कौन सी वाली? मैग्नेटिज्म वाली, याद है? दोनों की वैल्यू सामने लिखी है, पुट कर दे इन दोनों की वैल्यूज, तो बोलो कितना आ जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है। पर अपनी हेडिंग तो एवरेज है ना, अपनी हेडिंग क्या है? एवरेज एनर्जी डेंसिटी, बोलो है कि नहीं? तो ये तो आपकी टोटल एनर्जी डेंसिटी आ गई। अब जब इसका एवरेज करना है तो एवरेज करने के लिए देखो, हाँ वो बाय 2 करना तो बहुत आसान तरीका है, ठीक है, वो तो शॉर्ट ट्रिक है। पर वैसे अगर हम लोग एनर्जी डेंसिटी लिखने को जाएंगे तो हमको ई की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ई की वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, याद आ रहा है? और इसी तरह से बी की वैल्यू क्या लिखी थी? बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ये जो दोनों इक्वेशन हैं ये सेटिस्फाई करते थे अपनी मेन इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो भगवान वाली इक्वेशन, याद है ना? तो ई और बी की ये वाली वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट करनी है। मतलब बोथ दीज वैल्यूज देखो जब यहाँ पर पुट होंगी, इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं, सुनो। जब ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ और यहाँ पर पुट होगी तो बोल साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स वाली टर्म बनेगी, और यहाँ भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स वाली टर्म बनेगी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स की एवरेज वैल्यू इज हाफ। एवरेज वैल्यू क्या होती है? क्योंकि दोनों की ही एवरेज वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है। तो हम लोग सीधे सीधे जो यहाँ से एवरेज एनर्जी डेंसिटी लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो, ये एवरेज का सिंबल होता है, ये एलईडी नहीं लिखा हुआ, एवरेज लिखा हुआ, जानते हो? एसी चालू हो गया होगा, ठीक। वी एवरेज वगैरह सब पढ़ रहे होंगे, है ना? चलो
तो ये एवरेज का जो सिंबल है बेटा, इसकी एवरेज वैल्यू को पुट करने के बाद में फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? बोल हाफ, बोलो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 4 या 2? अबे 2, 4 तो टोटल हो जाएगा वो, मल्टीप्लाई करके या ऐड करके, और नीचे भी बी स्क्वायर अपॉन 4 म्यू नॉट। बोलो होगा? तो आप इससे सीधे क्या लिख दें बेटा? 1/4। सभी को समझ में आया? नोट डाउन करें एवरेज वैल्यूज। वन बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, इसको ई नॉट कर लेना क्योंकि ई नॉट यूज कर लिया गया। एम्पलीट्यूड क्या यूज कर लिया गया? एम्पलीट्यूड यूज कर लिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन क्या पूछा। क्वेश्चन पूछा, ये नोट कर लिया गया? तो करो। नोटेड? अब तो हो गया होगा। कर लो, हो गया? चलो हाँ, क्वेश्चन ये पूछा गया कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी को सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखो। कर सकते हो, एक फॉर्मूला बताया था, ई नॉट बाय बी नॉट क्या होता है, और एक और फॉर्मूला क्या होता है सी का, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में, याद है ना? यूज करो और मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में बताइए एनर्जी डेंसिटी क्या आ रही है एवरेज। ये तो आ ही गया। अब आप लोगों को एनर्जी डेंसिटी बतानी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। बताओ। बाय 2 हो गया। अच्छा, हाफ हो गया 1/4 का, ऐसा? मैंने कहा और बाय 2 करके 1/8 कर रहे हो। हो गया भाई? आपको एक फॉर्मूला पता है ना, ई नॉट बाय बी नॉट इज सी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है वो क्या आता है? ई नॉट बाय बी नॉट इज सी। और इसके अलावा इसे और क्या बोलते हैं? 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, याद है ना? अब यहां से बी नॉट की वैल्यू लिख लो और यहां पे पुट कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। बोलो कितनी हो गई? क्या पुट करूं बी नॉट की जगह? ई नॉट बाय सी, और सी की वैल्यू कितनी है? 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से वैल्यू पुट करो, आंसर बताओ मुझे सब लोग। सबका आ गया? इनकी वैल्यूज को पुट कर रहा हूं, जल्दी से बता दो क्या हो गया। एनर्जी डेंसिटी एवरेज वाली 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नॉट का स्क्वायर, प्लस यहां बोलो क्या लिखूं बी नॉट स्क्वायर की जगह? जल्दी बोलो। बी नॉट स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर? ई नॉट स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू अपॉन 4। क्या बेटा म्यू नॉट गेट्स कैंसल्ड आउट? √μ0 एप्सिलॉन नॉट आया था, दिखा था ना? उसका स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे सिर्फ ई नॉट रह गया, म्यू नॉट कैंसिल हो गया, दिख गया सबको? अपॉन 4 ऐसा का ऐसा रहा। बोलिए 1/4 क्या सेम टर्म्स लिखी हैं? टोटल क्या हो गया? हाफ। क्या ये सेम है जो असली में एनर्जी डेंसिटी होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो वही तो आ गया असली में। ई नॉट कर देना बस, ठीक है? ध्यान रखें ये एवरेज है। अगेन दिस इज नॉट टोटल, दिस इज एवरेज। अब इसी को मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिख के बता दो। अरे खुद ही सोच क्या आएगा? b²/2μ0। बार बार क्या बताएं उसको? तो एक और क्या हो जाएगा? ईडी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो कितना आ रहा है?
ये आ गई आपकी एवरेज हाफ, बोलो बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, इसे बी नॉट कर दिया। ठीक है, चलो अगला लिखते हैं। इसके अंदर नोट कर लिया सबने? नई हेडिंग डालेंगे बेटा छोटी सी, इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। एवरेज तो लिख लिया अपन ने, एनर्जी डेंसिटी, अच्छा इंटेंसिटी हेडिंग तो मैं डलवा ही चुका था, कोई नहीं, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटेंसिटी होती क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। लिख के देखो, एनर्जी आप लोगों को पता है, एनर्जी कैसे लिखोगे? एनर्जी डेंसिटी पता है ना, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम विल बी व्हाट? एनर्जी होगी क्या नहीं? राइट डाउन द इंटेंसिटी, अपने आप लिखने की कोशिश करो। इंटेंसिटी के बारे में अपने आप थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें, हो सकता है आप लोग सही लिख लें, और लिख भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। नहीं, यहां देखो, जैसे मान लो अपने पास में एक बीम थी, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या मान लिया बेटा? ए मान लिया, ए वाली डिस्टेंस क्या मान लिया हमने? एल, ठीक है। और मान लो टाइम जो ट्रेवल करने में लगा, क्या बेटा लाइट है तो लाइट की स्पीड से चलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किस स्पीड से चलती हैं? स्पीड ऑफ लाइट से। तो असली में जो एल है वो किस स्पीड से ट्रेवल किया जा रहा है? स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक। तो जब हम लोग इंटेंसिटी लिखने के लिए जाएंगे तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? एनर्जी अपॉन क्या बेटा? टाइम इनटू एरिया। असली तो यही होता है, पर एनर्जी लिखने के लिए हमें क्या एनर्जी डेंसिटी पता है? एनर्जी नहीं पता, हमें एनर्जी डेंसिटी पता है, तो इसलिए इसको हमने कैसे लिख दिया? एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये बात समझ में आ गई? अपॉन टी इनटू एरिया। बोलो सही। व्हाट इज द वॉल्यूम? ए इंटू एल, ए इंटू, तो हमारे पास में क्या आ गया? एनर्जी डेंसिटी कितनी है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। बोलो है कि नहीं? पक्का? मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज व्हाट? एल अपॉन टी इंटू, क्या ये दोनों कैंसिल? एल बाई टी क्या है? स्पीड मतलब सी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नजर आ गया? तो हमारे पास में जो इंटेंसिटी आ गई वो कितनी आ गई? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी, इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में लिख सकते हो? बोलो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट तो होगा ही सही, और उसके साथ में क्या सी मल्टीप्लाई हो जाएगा? बहुत बढ़िया, रिलेटेड रिजल्ट्स होते हैं इजी से। तो हमारे पास में क्या इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखूं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब बी नॉट स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट इंटू सी। ध्यान रहे सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करती हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट हेडिंग डालें स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम लिखा और इसमें लिखिए लो बेटा, orderly arrangement of electromagnetic radiations, orderly arrangement of electromagnetic
radiations according to their wavelength or frequency. Orderly arrangement of electromagnetic radiations according to their wavelength or frequency is called as an electromagnetic spectrum. ठीक है, अब इसके अंदर मोस्ट कॉमनली यूज कौन सी होती हैं? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, याद है ना? यूवी रेज जानते हो? हाँ, एक्स रेज मतलब दिखती तो नहीं है पर मतलब होती तो है। वेरी गुड बेटा, एक्स रेज मोस्ट कॉमनली तो एक्स रेज ही होती है ना, विजिबल नहीं होती। मोस्ट कॉमन एक्स रे, मोस्ट कॉमन क्या है बेटा? मोस्ट कॉमन कुछ एक्स रे सर, मोस्ट कॉमन है ना, पूरे टाइम वहीं पड़े रहता है ना। अब इसका स्पेक्ट्रम है बेटा, एक बना लो, ध्यान देना है यहाँ पे, स्पेक्ट्रम बना रहा हूँ प्लीज सभी लोग बढ़िया से स्पेक्ट्रम बना लो, एक शानदार, हमेशा काम आएगा, ध्यान देना। बातें बंद कर दो और इधर देख लो। वो तरीका आप लोगों को याद होगा, रेडियो को डालो माइक्रोवेव में वाला, रेडियो को डालो माइक्रोवेव में तो वो लाल होके दिखने लगेगा, याद है ना? अरे अब बातें क्यों कर रहे हो यहाँ, ये चुपचाप से बनाओ, तुम लोग भी कॉपी टेढ़ी कर लेना, लैंडस्केप मोड में चले रहना बेटा। प्लीज गो इन द लैंडस्केप मोड। बनाना शुरू कर दो। अल्ट्रा वायलेट रेज आ गई, यूवी के बाद में कौन सी आती है? एक्स, और एक्स के बाद में कौन सी आती है? बस बेटा इतनी बना लो, बहुत है। अरे ये आता है क्या तुम लोगों को? आता है? नहीं बनाऊं तो फिर चुपचाप से बनाओ, बातें क्यों कर रहे हो यार फालतू? इतनी देर से बोल रहा हूं बातें मत करो, फालतू में किए जा रहे। बनाओ इस डायग्राम को चुपचाप से। बोल बोल के पेन चलता है क्या तुम्हारा? वेवलेंथ बढ़ती है या घटती है बेटा? बाहर जाते हैं इस तरफ तो वेवलेंथ घटती है या बढ़ती है? बढ़ती है, घटती है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ना? लैम्डा जो है वो इस तरफ जाने से क्या होती है? डिक्रीज होती है।
जबकि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये एक बार में इसको पढ़ लो, सारा याद हो जाएगा। टीवी में काम आ गया, मोबाइल में काम आ गया, रेडियो में काम आ गया, टेलीफोन में काम आ गया। ठीक है, इसके अराउंड कहीं अपने मिलिट्री कम्युनिकेशन चल रहे होते हैं। इसके अलावा जो आपने सुना होगा सबसे कॉमन, माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है बेटा ये थोड़ा सा स्पेशल है, क्योंकि ये कौन सा वाला है, विजिबल रीजन है। सबसे इनविजिबल इसमें विजिबल ही लग रहा है ना, पर ठीक है ऐसे ही बना। रेड की कम होती है या वायलेट की वेवलेंथ? रेड की कम बता रहे वेवलेंथ लोग, कोई बात नहीं, हो जाता है। रेड और वायलेट बेटा दोनों बना दिए गए हैं, ध्यान दें। रेड की अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं ना, तो इट इज अराउंड 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, और अगर इसकी लैम्डा की बात करूं तो इट इज नियरली 7800 एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में 780 आ जाएगा। ठीक है, वहीं हम लोग अगर वायलेट के बारे में बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो होती है इट इज़ अराउंड 8 × 10⁻14 हर्ट्ज, और जो वेवलेंथ होती है वायलेट की वो आ जाती है 3600 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यूवी रेस का यूज क्या है, प्यूरिफिकेशन। ठीक है, एक्सरेज मेडिकल पर्पस, ठीक है, और गामा रेज, गामा रेज क्या है ना, थोड़ा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर काम आती है। ये आप लोगों का पूरा स्पेक्ट्रम होता है बेटा। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम के इस वाले पार्ट को तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं ऑप्टिक्स में। ड्रॉ कर लीजिए। लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन अ मीडियम, electromagnetic waves travel in a medium, electromagnetic waves travel in a medium with a speed of 2 × 10⁸ meter per second, with a speed of 2 × 10⁸ meter per second, बहुत तेज जा रही है। फुल स्टॉप। द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, the relative permeability of a medium, the relative permeability of a medium is 1. The relative permittivity of the medium is 1. ठीक है, full stop. What is the relative permittivity of the medium? What is the relative permittivity of the medium? ठीक है, देखो स्पीड ऑफ लाइट तो क्या होती है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट।
इसमें ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। पर जैसे ही मीडियम में जाते हो तो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाते हैं क्या? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट तो वही रहता है, उनके साथ में एक म्यू आर और एप्सिलॉन आर आ जाता है। याद करिए, तो हमारी जो वेलोसिटी आती है किसी मीडियम में, वो वाली वेलोसिटी क्या हो जाती है? हाँ, उस वाले वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, अरे क्लियर है? इसके अंदर ये जो म्यू नॉट म्यू आर है ना, इस पूरे को अपन म्यू भी बोलते हैं, और इस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को अपन एप्सिलॉन भी बोलते हैं। ठीक है, अब करो जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से। 9/4, 9/4 इज अराउंड 2.25, हाँ 2.25 अराउंड है ना, सही है, वेरी गुड। आ गया भाई? अगर आप इनको कंसिडर करोगे ना, 1 अपॉन रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो सी लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है? तो बेसिकली व्हाट इज वी? सी अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। नहीं दिखा? आप इसको अलग कर लो ना, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वाली टर्म को। नहीं कर सकते? तो ये सी तो है, उसको सी लिख दिया यहाँ पे रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर लिख दिया, खत्म। अब क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में? किसकी वैल्यू गिवन है? और इसकी वैल्यू 1 है। व्हाट इज वी? 2 इंटू 10 की पावर इज इक्वल टू 3 इंटू अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर। बोलो क्या 3/2 का स्क्वायर आ रहा है? तो यहाँ से एप्सिलॉन आर की क्या वैल्यू आ गई बेटा? 3/2 का स्क्वायर, मतलब कि 9/4 विच इज 2 पॉइंट। समझ में आ गया? एग्जाम के ही क्वेश्चन है जो हम लोग कर रहे हैं। अगला करो। लिखिए, ये वाला डन। नेक्स्ट कर रहे हैं, लिखो। अब मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन, a magnetic field in a plane electromagnetic wave a magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by लिख लो b की वैल्यू दे रखी बेटा 2 इंटू 10 की पावर -7 b इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -7 साइन ऑफ ब्रैकेट शुरू करें 0.5 इंटू 10 की पावर 3x 0.5 इंटू 10 की पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 11t। रिपीट कर रहा हूं, प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 11t kx प्लस ओमेगा टी, kx प्लस ओमेगा टी। दिख गया सबको? रिपीट कर रहा हूं, 2 इंटू 10 की पावर -7 लिखा, साइन 0.5 इंटू 10 की पावर 3x प्लस 1.5 इंटू 10 की पावर 11t। ठीक है, सब लोगों ने यही लिखा है। b है तो किसमें होगी? टेस्ला में। b है तो किसमें होगी? वो ओमेगा टी वाला t अलग है, टेस्ला अलग बोल रहा हूं मैं। ठीक है ना? लिखें इसमें आगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज द लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी? सेकेंड पार्ट, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। Write down the expression for the electric field. ठीक है,
लैम्डा निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो निकालो। करो। गिवन डेटा आपके सामने है, बस यही है, मतलब और कुछ गिवन थोड़ी है। एक्स मीटर में है, टी सेकंड में है, बस ये गिवन है और क्या। सॉल्व करके बताना होता है ना बेटा। सॉल्व करने का मतलब है एग्जैक्ट टर्म चाहिए अपने को लैम्डा की 12.56 मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, हवा में नहीं, मिलीमीटर सही है। फ्रीक्वेंसी हाँ मिलीमीटर, ठीक है। मैं तो गलत वैसे भी नहीं बोल रहा, मैं तो हाँ मिलीमीटर बोल रहा हूँ। मैंने ना मिलीमीटर बोला या हाँ मिलीमीटर बोला? हाँ मिलीमीटर बोला। फ्रीक्वेंसी बताओ बेटा सॉल्व करके प्रॉपर। कितना? 0.23। बहुत भारी आ रही है यार फ्रीक्वेंसी है। इसको अपन उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते मेगा हर्ट्ज में? कर सकते हो? देखो क्या आ रहा है, 0.23 इंटू 10 की पावर 11, तो 23 इंटू 10 की पावर 9 बोल दूं, चलेगा? तो ठीक है, मेगा होगा गीगा होगा? मेगा होगा गीगा होगा? आप चाहो तो मेगा गीगा में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। तो फ्रीक्वेंसी और लैम्डा तो आ जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो भाई ये वाली वैल्यू क्या है, के, और के क्या होता है बेटा 2 पाई बाई लैम्डा, बोलो कर लिया। सिमिलरली ये क्या होता है ओमेगा, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ, बोलो होता है। यहाँ से दोनों आंसर्स आ जाएंगे। आपने कुछ और कर दिया क्या बेटा? वेरी गुड, ये दो आंसर आ गए। अच्छा इसके बाद में आपसे इसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा, तो भाई आपने ई की जगह पे क्या बेटा सी बी नॉट लिख दिया। मैं क्या जानता हूं, देख दिस इज योर बी नॉट, दिस इज व्हाट बी नॉट, और ई नॉट अपॉन बी नॉट क्या होता है सी। मतलब कि ई नॉट की जो वैल्यू हमें चाहिए थी वो क्या हो गई सी बी नॉट, मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -7। ये कितना आ गया 3 2 जा 6 इंटू 10 की पावर 1, 7। दिख गया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या पुट करनी है, इक्वेशन में नजर आ गया। बाकी तो सेम ही रहेगी, पुट कर दो आंसर। अरे आ गया सबको? अगला क्वेश्चन, लिखिए। A light beam traveling in the x direction, a light beam traveling in the x direction is described by the electric field EY equals to, EY मतलब E और Y छोटा सा सबस्क्रिप्ट में, इक्वल्स टू 300 साइन, ऐसे लिखना है,
इलेक्ट्रिक फील्ड ओमेगा टी माइनस एक्स बाय सी। ओमेगा बाहर है, ध्यान दें, आपको पता है ये एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है वेव की। आगे लिखा, एन इलेक्ट्रॉन इज कंस्ट्रेंड टू मूव, एन इलेक्ट्रॉन is constrained to move along the y direction an electron is constrained to move along the y direction with a speed of 2 into 10 की power 7. An electron is constrained to move along the y direction with a speed of 2 into 10 की power 7 meter per second. ठीक है, full stop. Find the maximum electric force. Find the maximum electric force and maximum magnetic force. Maximum electric and maximum magnetic force on the electron. On the electron. ठीक है, कीजिए। देखो आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बोल लो या ईएमआई का बोल लो, बोलो दोनों का ही हो सकता है? नहीं हो सकता? ईएमआई का भी तो हो सकता है यार। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही फोर्सेस लग रही हैं और दोनों लगती भी हैं। तुमने मोशनल ईएमएफ पढ़ा होगा ना? मोशनल ईएमएफ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड से अपन लोग बैलेंस नहीं कराते थे, तो वो बैलेंसिंग वाला ही तो तरीका है, पर यहाँ पर दोनों फील्ड एक साथ एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम कर रही हैं। ठीक है, अच्छा क्या इनके डायरेक्शन भी सेम होंगे? परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से। एक दूसरे से क्या होंगे भाई? जैसे क्यूई की अगर बात करूं तो क्यूई तो ऐसे लग जाएगी गोले में, मान लो इधर लग गई, मान लो, है ना? तो अगर इसकी वेलोसिटी इधर है इलेक्ट्रॉन की, तो v क्रॉस b तो इधर होगा ना, अगर अंदर हुई तो। अगर आपका b की वैल्यू अंदर की तरफ है तो इन दैट केस v क्रॉस b तो अंदर आ जाएगा नीचे की तरफ, तो वो v क्रॉस b पर डिपेंड करेगा कि आपके मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू की डायरेक्शन क्या है। क्या ये वाली बात क्लियर हुई? ऑल्दो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें पता है कि वो z एक्सिस में है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड y में होती है, मैग्नेटिक फील्ड z में होती है, और x में आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है। तो इसलिए हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बना लें? इस तरह से बना लें। बोलो क्या बना सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? y में, ये किधर हो गई? z में, और वेव इधर जा रही होगी। नहीं समझे? गुड। अब जब आपको फोर्स निकालना है किस पे? इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रिक वाला फोर्स निकालना है, तो क्या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज क्यूई? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलोज बिकॉज इट फॉलोज क्यूई। तो क्यू कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिख रहा है 300 वोल्ट पर मीटर। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड साफ साफ दिख रहा है, जो उसका एम्पलीट्यूड है वही, ये आ गया 300। ये कितना आ रहा है सॉल्व हो गया? 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 17 न्यूटन। ये सबका आ गया? गुड। अगर ये आ गया तो फिर ये भी आएगा। क्या भी आएगा? मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी से बोलो क्या बेटा? क्यू वी क्रॉस बी। तो जो आप क्यू वी क्रॉस बी अब करने वाले हैं, इसके अंदर बी की वैल्यू कहां से लाएंगे? ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल्स टू सी, मतलब कि क्या हो गया? 3 इंटू 10 की पावर 8। अरे उल्टा कर दिया क्या? बी नॉट इधर जाएगा और सी इधर आ जाएगा, तो हमारे पास में जो बी नॉट की वैल्यू है वो कितनी आ रही है बेटा? 300 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8। बोलो सही है? ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। मैग्नीट्यूड चाहिए तो बोलो क्यू कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। वेलोसिटी क्या दे रखी है? 2 इंटू 10 की पावर, और बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? 10 की पावर माइनस 6। बोलो सही है क्या? सॉल्व कर लो। ये 3.2 हो गया, तो 3.2 इंटू माइनस 19 माइनस 6, ये 7 और 6, तो 1 बच गया। अरे बोलो 1 बच गया, तो ये कितना हो गया? माइनस 18 न्यूटन। अब इसको देख के आप एक चीज़ देख सकते हैं कि बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के जो फोर्स हैं वो बहुत कम है। बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। अब पता है असली में
इनके कारण ही है ना, आपने एडी करंट पढ़ा होगा ना अभी, ईएमआई में ही है, ईएमआई में होता है एडी करंट, तो एडी करंट के लॉस आता है। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, तो ईएमआई के अंदर एक एडी करंट भी होता है। कोई बात नहीं, हो सकता है ना भी पढ़ा है, पर सुन लो ना, मैं बता देता हूं, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सुन लो यार, ऐसे ही सुन लो। एडी करंट जो होता है ना, वो जबरदस्ती फ्लो करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा होता है। तो अपन अभी तक तुमने जो भी पढ़ा ना ईएमआई में, ऑल दो पार्ट उसी का है, पर सुन लो, अपन लोग लूप रखते थे। क्या रखते थे? अपन ने जो लूप रखा ना, लूप की जगह आप प्लेट रख दो। क्या रख दो बेटा? कोई प्लेट रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सरफेस पे, कंडक्टिंग प्लेट रखनी है, तो कंडक्टिंग प्लेट जब रखते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है सरफेस पे, उनके ऊपर जबरदस्ती फोर्स लगने लगता है। लगेगा ही सही। अरे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना, तो क्यू का जो फोर्स है ना, उसके कारण गोल गोल घूमने लग जाते हैं, और गोल गोल घूमेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या करंट पैदा करेगा, उस करंट के कारण हीटिंग होती है, और उस हीटिंग के कारण जो लॉसेज होते हैं उनको हम लोग एडी करंट के लॉसेज बोलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एडी करंट लॉसेज। ठीक है, और उस करंट को बोलते हैं एडी करंट। उस वाले करंट को क्या बोलते हैं? एडी करंट। सो द करंट विच इज डेवलप्ड इन अ मेटेलिक शीट और अ प्लेट when it is placed in a changing magnetic field, when it is placed in a changing magnetic field, तो that current is called eddy current। और उस eddy current के कारण जो losses हुए, those losses are called eddy current losses। क्या ये वाली बात क्लियर है? करंट तो तुम लोग निकाल ही सकते हो, I equals to E/R करके, उसमें कोई बड़ी बात है क्या? निकाल भी लिया होगा कई बार, EMI खत्म हो ही गया होगा, तो वो तो तुमने निकाल ही लिया कई बार, तो इसीलिए उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस उसका एक नामकरण है। वो नाम लिखा हुआ आता है ना, तो हमें लगता है ये चीज़ क्या है, तो वो चीज़ ऐसे है। इसी कारण क्या होता है ना, अगर अपन लोग किसी मेटल की बॉल को किसी सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक सरफेस वाली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में वो वाली मेटल बॉल जो होती है वो डैम्ड ऑसिलेशंस दिखाती है। कैसे ऑसिलेशन दिखाती है? क्योंकि उसमें एडी करंट डेवलप हो जाता है। उसका रीज़न पूछा था एक बार, तो वो जो रीजन था वो क्या था? एडी करंट लॉसेस। उसका रीजन मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण डैम्पिंग हो गई। मैग्नेटिक फील्ड से डैम्पिंग नहीं हुई, मैग्नेटिक फील्ड से क्या आई? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या आया? एडी करंट। उस एडी करंट के जो लॉसेज हुए, हीट लॉसेज होते हैं बहुत भयंकर, उन लॉसेज के कारण जो एम्पलीट्यूड होता है ना अपनी पेंडुलम का, वो एम्पलीट्यूड कम हो जाता है, और इसीलिए सच ऑसिलेशंस आर डैम्ड ऑसिलेशंस, एम्पलीट्यूड कम होता रहता है। समझ गए मेरी बात? हाँ बोलो या ना बोलो, पक्का समझ में आया? इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। तो हम लोग जब अगली क्लास में मिलेंगे, एक मिनट, हम लोग जब अगली क्लास में मिल रहे होंगे तो आप लोग क्या करना, एक मिनट सुन लो, अरे सुन लो। एक तो आपकी सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 4, ठीक है। साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कुछ मिला है आपको मटेरियल, तो वो जो लास्ट के क्वेश्चन है उनको कर लेना, है ना। वैसे दे आर वेरी इजी, उनको एक बार कर लें। और वो 17 ईयर वाली बुकलेट है ना, तुम तो वो ले आना। तो सरफेस टेंशन विस्कोसिटी के अंदर वही वाली किताब कर लेना, 17 ईयर वाली जो बुकलेट है वो, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी वही वाली किताब पूरी, उसके अंदर जितना भी पार्ट है, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं। क्लियर है बात? ये काम अपना पूरा करके लाना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? दैट्स इट।